आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जो साथी आरओ 2023 की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है। चलिए साथियों, आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे और अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें प्रश्नों की संख्या 140 रहती है, तो थोड़ा जल्दी से करेंगे। आप सभी लोग क्या करें, थोड़ा प्रश्नों को जल्दी-जल्दी देखते चलें, ठीक है? जैसा कि पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कथन 2, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है? तो कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। दूसरा कथन है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्य किया गया था वो 1784 एक्ट के तहत ना करके इस कार्य को जो किया गया था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है? तो जब आपसे ये पूछा जाए कि मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कब किए गए, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, आप इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। यह मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 में जब भारत में क्रांति हुई थी, तो उसी क्रांति के तहत एक अधिनियम आया जिसका नाम था 1858 का अधिनियम। और इस 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसके पद पर एक नया नाम वायसराय का पद ऐड कर दिया गया था। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तब भी आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? बात यहाँ पर एक-एक करके करेंगे। लियाकत अली की बात की जाए, तो लियाकत अली यहाँ पर ऑप्शन नंबर वित्त मंत्रालय दिया गया है। देखिए, आपको बताना क्या है, सही सुमेलित वाला बताना है। तो इन 4 में से एक सही सुमेलित होगा, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो आप याद रखेंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन नंबर बी, यानी रेल मंत्रालय, ठीक है? जोगेंद्र नाथ मंडल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अरुणा अशरफ अली की बात की जाए, इसमें दिया नहीं है, सॉरी माफ कीजिए। इसमें हमसे ये पूछा गया कि सही सुमेलित है, बट इसमें पता क्या होना चाहिए था, इसमें सही सुमेलित नहीं है। इस तरीके से होता तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता, ठीक है? क्योंकि जो बी ऑप्शन है ये गलत है। जगजीवन राम ये बिल्कुल सही है, श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और लियाकत अली वित्त मंत्री, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी दिया ये गलत है। यहाँ पर अरुणा आसफ अली होना चाहिए था और अरुणा आसफ अली आपकी रेल मंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, या सही सुमेलित है ये पूछा गया, जब क्या होना चाहिए था, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिए, आप सभी के समाधान किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा संशोधन 8वीं अनुसूची से संबंधित है? दोस्त याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले तो आप याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में है क्या, तो 8वीं अनुसूची में जो उल्लेख दिया गया वो दोस्तों भाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और ये जो 3 संविधान संशोधन हुए हैं, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां, ये तीनों के तीनों आपके 8वीं अनुसूची से हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तीनों के तीनों 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, देखिए। अगला प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? बताइए, आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये प्रश्न नंबर 5 होगा। और आप सभी को पता है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या-क्या चीजें ग्रहण की हैं, और हमसे पूछा कि किस चीज को नहीं लिया गया। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये गलत हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिया है? याद रखेंगे,
ये हमने आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे हमने जो लिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से इसको हमने लिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? बताइए, सतलज नदी के किनारे कौन सी अवस्थित थी? देखिए हड़प्पा की बात की जाए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी, ठीक है। रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ आपका फतला नदी के तट पर थी, किसके किनारे? सतलज, माफ कीजिए यहाँ पर सतलज होगा, ठीक है, सतलज नदी के किनारे पर थी। कालीबंगा की बात की जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे थी, घग्गर राजस्थान में पड़ता है। और लोथल की बात की जाए तो ये भूगवा नदी के किनारे थी, ठीक है, किसके? याद रखेंगे भूगवा नदी के किनारे थी। हमसे पूछा कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन में सतलज नदी के तट पर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोपड़। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्न में से किस नदी के तट पर नहीं था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित नहीं है, ठीक है, बताइए। सातवां प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखेंगे, देखिए चेनाब नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें प्रमाण मिले हैं वो देखने को मिलते हैं। झेलम नदी भी शामिल है और सिंधु नदी। गंगा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? बताइए, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए और इनमें से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता, यहाँ पर दिया, ठीक है। तो दोस्त याद रखेंगे, आप सभी को पता है भारत के जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का, ठीक है, ये सारे के सारे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। जबकि जो पंचायत या स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, ये आपके भारत की जगह आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है यहाँ पर? यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायत एवं नगर निगम के चुनाव ये कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए और दूसरी तरफ विवरण दिया गया है, सुमेलित करके आपको कोड के माध्यम से इसका सही जवाब देना है। इच्छा प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सूची को सुमेलित करेंगे। यहाँ आर्टिकल 371 ए का जो संबंध है वो गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध देता है। आर्टिकल 371 ज का जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध देता है। और ये जो झ है ये भी मिजोरम राज्य के संबंध में, और ये आपके आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध देता है। तो इस प्रकार ये चारों सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सम्मुख है, 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, इस प्रश्न को भी आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। ये जो मैं बताता जा रहा हूँ आप प्रश्नों पर थोड़ा अच्छे से नजर रखें। पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये बिल्कुल क्या कही गई है, सत्य बात है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप यहाँ पर बताएंगे विचार करके, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दूसरा कथन है कि अनुच्छेद 61 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। कथन कौन कौन से सही हैं चयन करेंगे, तो दोस्तों पाएंगे आप कि जो पहला कथन दिया गया ये बिल्कुल सही कथन दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 61 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, केवल केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कथन एक सही है, केवल एक। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पहला कथन है यह मूल संविधान का हिस्सा है, बात किसकी हो रही है, मौलिक कर्तव्यों की, ठीक है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा, यह संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये मूल संविधान में वर्णित नहीं थे। सभी को पता होना चाहिए, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने
से है। ऑप्शन आप सभी के सम्मुख है। दोस्त याद रखेंगे उत्प्रेक्षा जो रिट जारी की जाती है, आप सभी को पता है 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, ठीक है? उन्हीं में से उत्प्रेक्षा जो रिट है, उसके बारे में ये बात कही गई है। तो आर्टिकल यहाँ पर जो बात की गई है वो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित पड़े मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षण रिट। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है। बताइए किस तरीके से किया जाता है? तो दोस्त याद रखेंगे 2/3 बहुमत से इनका सृजन किया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाता है वो आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा करती है और 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए। ये सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में ना बन सके। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपको केवल ये बताना है कि सम्मिलित नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया आप इसे पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये दोस्तों बात आपके आर्टिकल 41 में कही गई है। किसमें कही गई है? आर्टिकल 41 में कही गई है। तो ये तो है। दूसरा है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हित शिक्षा का उपबंध। ये जो बात कही गई है दोस्तों, ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है? ये आपकी बात किसमें हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि 6 से 14 वर्ष की बात कही गई, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन और दूसरा कारक। इनको पढ़कर आपको कूट के माध्यम से जवाब देना है। पहला प्रश्न है अभिकथन कि मान्यवादी सरकार का पूर्णकालिक विद परामर्श होता है। कारण है इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही जवाब आप बताएंगे। पर देखिए इसके कूट के माध्यम से दिए गए हैं। क्या दोनों सही है कि दोनों गलत हैं? तो पहला सही है कि दूसरा सही है। याद रखेंगे आर्टिकल एक आर्टिकल है जिसका नाम है 76। इस आर्टिकल में मान्यवादी के बारे में वर्णन दिया गया है और इसी आर्टिकल में उसकी योग्यताओं के बारे में जिक्र कहा गया है और कहा गया कि राष्ट्रपति मान्यवादी की नियुक्ति करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला गलत हो जाएगा, यानी ए गलत और आर सही हो जाएगा। आइए एक बार पुनः आप ए और आर दोनों पे नजर डालेंगे। ए आपका यह है और आर आपका यह है। मान्यवादी सरकार का पूर्णकालिक विद परामर्शवादी होता है। याद रखेंगे जो मान्यवादी होता है वो पूर्णकालिक विद परामर्शवादी है कि नहीं, ये सरकार के सेवक के रूप में कार्य करता है, ठीक है? तो ये पहला गलत हो जाएगा कथन। दूसरा आपका इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी इसके वेतन की बात हो रही है कि इसका जो वेतन है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा 29 विषयों पर, ठीक है? अगला प्रश्न है किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित कहा गया है। यानी कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? तो आर्टिकल का नाम है 153। या दोस्तों आर्टिकल 153 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है 19वां। देखिए थोड़ा ये हम हिंदी मीडियम से लेकर चलेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उसकी पीडीएफ के माध्यम से इसको देख सकते हैं। प्रश्न है कि सल्तनत काल में वरीद ए मुमाकित क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है ये दोस्तों, ठीक है? ये पोस्ट आपसे पूछी जा सकती है कि वरीद ए मुमालिक कौन से पद को कहा गया है या किस विभाग के अधिकारी को कहा गया है। याद रखेंगे यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पद दिए गए, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर पहला पद दिया गया है वरीद ए मुमाकित। ये जो पद है इस पद को कहते हैं गुप्तचर विभाग का प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। वहीं जब आपसे पूछा जाए कि पत्राचार विभाग का प्रमुख कौन होता है तो उसे कहते हैं दीवान ए इंसा। क्या कहा जाता है? दीवान ए इंसा। ये आपको याद रखना है, दीवान ए इंसा किसको कहा जाता है? पत्राचार विभाग के अधिकारी को कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक पूछा जाता है अश्वशाला का प्रमुख, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे कहते हैं अमीर ए आखूर। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे अमीर ए आखूर, आखूर। और आप सभी को पता है रजिया ने इसी पद पर एक व्यक्ति गैर अफगान को चुनने से विवादित हुआ था और उसको उसका पद खोना पड़ा। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि वरीद ए मुमाकित पद क्या है? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख। और अश्वशाला का प्रमुख कौन होता है? तो अमीर ए आखूर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको चयन करना है। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, ठीक है? बताइए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे सहनामा की, ठीक है? सहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है, पहला सही है। दूसरे की बात करेंगे श्री कृष्ण विजयन की, इन्होंने क्या लिखा है? मालाधर वशु लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आपका तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने लिखा है, तो ये भी आपका सही है। रहला की बात करें उत्बी, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो रहला लिखा है ये उत्बी ने नहीं लिखा है, ये इब्न बतूता ने लिखा है। किसने लिखा है?
याद रखेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता ने लिखा ये। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? यानी यहाँ पर जो 4 बिल्डिंग दी गई इनमें से शाहजहां द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया, ये आपसे पूछा है। चलिए एक-एक करके बात करेंगे। देखिए ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आप सभी को पता है। और शाहजहां के काल को हमने स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा है। लाल किले की बात की जाए तो लाल किला भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया है। आगरा फोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो आगरा जो फोर्ट है ये आपका किसने बनवाया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आगरा फोर्ट आपके शाहजहां ने ना बनवाकर आगरा फोर्ट का जो निर्माण था ये दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये आपकी डेट भी पूछी जा सकती है तो इसका जो निर्माण किया गया है वो 1574 में किया गया आगरा फोर्ट का निर्माण, अर्थात आगरा के किले का निर्माण। जामा मस्जिद ये भी आपकी दोस्तों दिल्ली में किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप विचार करेंगे और उपयुक्त संस्थाओं का सही कालक्रम लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया उपयुक्त संस्थाओं का सही कालक्रम आपको लगाना है। तो एक एक करके आप बात करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छे प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल सर्विस लीग की। ये जो सोशल सर्विस लीग है इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? दोस्तों याद रखना है 90 यानी 1911 में इसकी स्थापना होती है। स्वराज पार्टी सबको पता है चर्चित रहती है 1923 में, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो 1923 में इलाहाबाद में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपसे पूछी जाती है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1905 यानी 1905 में की गई थी। नौजवान सभा की जो स्थापना की गई थी वो आपकी 1926 में की गई थी। तो इस प्रकार आप इन सबको देख सकते हैं कौन किसकी स्थापना कब हुई है। इसमें जो सबसे पुरानी पार्टी है वो आपकी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, अर्थात 3 नंबर पहले आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, 1905 फिर आएगा 1911 यानी 3 नंबर फिर 1 नंबर। तो 3 1 जिसमें मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 10 जो 22 का आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? एक तो याद रखना तहकीकात कमेटी का संबंध किस हत्याकांड या किस आंदोलन से है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसका संबंध है। इस कमेटी का जो अध्यक्षता थी वो किसको सौंपी गई थी? तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को सौंपी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, इसका आपको सही जवाब याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 23 का। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारक कहा गया है। अब आप क्या करेंगे? अभिकथन पढ़ेंगे कि चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण मेडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा कथन भी सही और कारक भी सही, और कारक कथन की सही परिभाषा करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि चार्ल्स मेडकॉफ को ही समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और इन्होंने ही लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट लागू करवाया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 25वां है। एक तरफ समाचार पत्र या पत्रिका है, दूसरी तरफ उनके संपादक अर्थात लेखक हैं। आपको सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया सबसे पहले ग्लिसमेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, ठीक है। पहला तो पहले से लग जाएगा। दूसरा आपका हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, बताएंगे हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर का संबंध किससे? लाला लाजपत राय से। तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है कि ए नेशन इन मेकिंग, तो ए नेशन इन मेकिंग का जो संबंध है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है, और हमदर्द का जो संबंध है वो मोहम्मद अली से है। तो इसी प्रकार 1 2 4 3 जिस भी ऑप्शन में मिल जाए 1 2 4 3 वही आपका आंसर होगा। तो 1 2 4 3 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 1 2 4 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, बताइए क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है पवनार आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह या पवनार आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, बताइए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? याद रखेंगे विनोबा भावे थे, ठीक है। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, इसका जवाब होगा विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। और देखिए यहाँ से पूछ सकता है क्या पूछेगा, द्वितीय सत्याग्रही आपसे पूछ लेगा। तो द्वितीय सत्याग्रही थे इसके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और यही अगर आपसे पूछता है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे तो थोड़ा और टफ हो जाएगा। तो तीसरे सत्याग्रही थे दोस्तों इसके ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। इसकी बात हो रही है पवनार आंदोलन अर्थात व्यक्तिगत आंदोलन की। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आपके पूछे जाते रहते हैं।
तो आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन आप देखेंगे, पहला कथन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा कथन है पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अब बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन आपके सही दिए गए, यानी पहला भी कथन सही और दूसरा भी सही कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवाओं के पद को वंशानुगत कर समाप्त कर दिया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन शासकों के युगों में कौन से सही सुमेलित हैं। तो एक तरफ यात्री, दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। ठीक है, आप बताएंगे कौन सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया गया निकोलो कॉन्टी देवरा प्रथम, दूसरा नूनेन अच्युत राय, तीसरा डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय। तो इसका सही जवाब आपको बताना था, क्या हो जाएगा। लेकिन निकोलो कॉन्टी की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल सही है, देवरा प्रथम के समय में आया। नूनेन की बात की जाए तो नूनेन आपका अच्युत के समय में आया, ये भी बिल्कुल सही है। और डोमिंगो पायस की बात की जाए तो कृष्णदेव राय के समय में आया, ये तीनों ही बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इनको याद रख सकते हैं कौन किसके समय आया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। लोयंस का पठार चीन, पोटावार पाकिस्तान, सान पठार म्यांमार, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर जो 29वां प्रश्न दिया गया है, इसके देखिए लोयंस पठार चीन में बिल्कुल सही, पोटावार पाकिस्तान में, सान पठार म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। याद रखें दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दिया था उनका नाम था शंकर नायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को तिल तांड का देश कहा जाता है। बताइए, तिल तांड का देश कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सम्मुख है, यहाँ पर सही जवाब होगा नाइजीरिया को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया को तिल तांड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, 32वां के अफ्रीकी महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। दूसरा, कांगो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो दोस्तों बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों जो पहला कथन है ये भी गलत है और दूसरा कथन है ये भी गलत है। अब ये दोनों कथन क्यों गलत है तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की जो दो नदियां हैं जिनमें लिम्पोपो नदी वो मकर रेखा को दो बार काटती है, यानी लिम्पोपो जो नदी है वो किसे मकर रेखा को दो बार काटती है। और जो कांगो नदी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, कौन सी कांगो नदी, ये दोस्तों आपकी विश्व रेखा को दो बार काटती है। ये बदल दी गई है दोनों। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही कथन गलत है, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप याद रखेंगे जब आपसे पूछा जाए कि लिम्पोपो नदी किसको दो बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, और कांगो नदी किसको दो बार काटती है, तो कांगो नदी विश्व रेखा को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। बताइए, चाको का मैदान क्यों प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, चाको का जो मैदान है वो अपने कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चाको का मैदान कहां पर है, तो अर्जेंटीना में। इसकी विशेषता क्या है, ये अपने कपास के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए, एक तो आपसे पूछेगा आल्प्स श्रेणी तो आपका जवाब अलग होगा। ठीक है, और जब पूछे दक्षिणी आल्प्स श्रेणी तो जवाब अलग होगा। आल्प्स श्रेणी यूरोप महाद्वीप में और दक्षिणी आल्प्स श्रेणी आपकी न्यूजीलैंड में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कि दक्षिणी आल्प्स जो श्रेणी है वो कहां पर है, न्यूजीलैंड में है। अब इसकी सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी जा सकती है, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी जब पूछी जाए तो इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा माउंट कुक। क्या हो जाएगा, माउंट कुक। तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारक के माध्यम से। ए दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। आर है, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन दिया गया ये भी बिल्कुल आपका सही है, दूसरा कथन दिया गया ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे सही है, तो आप सभी को याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जल भी अधिक पाया जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है क्या, तो आप देखेंगे जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर दो अर्धांश बांटेंगे, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप आते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, ये रहा देखिए, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है क्षोभ मंडल के बारे में। अब बताइए, ऑप्शन आप सभी के सम्मुख है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। पहला है कि यह संबंध धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं।
तो दोस्तों याद रखेंगे। दूसरा है जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल से ही प्रभावित होती हैं। हमें सही कथन बताना है। ये तो दोनों गलत हो गए, ये भी और ये भी। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और तीसरा सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा, देखिए पहला भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ये सभी के सभी कथन आपके सत्य दिए, ठीक है। क्षोभ मंडल के संबंध में सभी कथन सही है। याद रखना है संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती है। कौन से में? क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल को कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपके सामने दिया गया है जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल में 5 परत पाई जाती हैं। सबसे निचली क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्यम मंडल और उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बाह्य मंडल। इसी प्रकार 5 परतें पाई जाती हैं ये क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन है। पहला है कि विषुवत रेखा पर आर्य कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। दूसरा है कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। बताइए कौन से कथन सही है? तो दोस्तों पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोनों ही गलत कथन है। अगला नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कारक और दूसरे को कथन माना गया है। पहला है चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। कारक यह पवन शीतकाल के अधिकतम समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशु हित उपयोग बनाए रखती है। बताइए ये जो बात कही गई है कथन और कारक में, क्या ये सही है कि गलत है? तो दोस्तों चिनूक जो हवा है इसको हिमभक्षी पवन के नाम से जानते हैं, ये कथन सही है। कारक भी आपका पूरी तरीके से सही है और ये कारक कथन की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? बताइए सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सा हिमालय आता है? आपने हिमालय की इस तरीके से श्रेणियां देखी होंगी। इस तरीके से आपकी सिंधु नदी जा रही है और इस तरीके से सतलज नदी आ रही है। तो आपसे पूछा गया ये जो हिस्सा आ गया ये कौन सा हिस्सा आ गया हिमालय का? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो आप याद रखेंगे, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। तो आप सभी को पता है सिंधु नदी ये जा रही है और सतलज नदी ये आ रही है, बीच में क्या पड़ गया? ये पंजाब पड़ गया, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख देखिए। ये सब प्रश्न वो हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं और जितने भी हम टेस्ट सीरीज कराएं आप अगर इनको ईमानदारी से करते हैं तो लगभग 55 से 60 प्रश्न पेपर आपको इन्हीं टेस्ट सीरीज से देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा साबित होगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुड़ी स्थित है। एक तो प्रश्न ये होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है अन्नायमुड़ी, ठीक है। कौन सी है? अन्नायमुड़ी। अभी अन्नायमुड़ी चोटी है कहां पर? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रश्न में के आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे यूरोप के कौन से 2 देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? आपने तो साइबेरिया सुना होगा। अब यहाँ पर एक शब्द नया आ गया है कि वो कौन कौन से 2 देश हैं जो मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं यूरोप महाद्वीप के। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा स्पेन और पुर्तगाल। इन दोनों देशों को मिलाकर आइबेरिया के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। बताइए कौन से आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में बात कही गई है? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 29, ठीक है। ये जो एक तरीके से आप देखेंगे 12 से जो 35 तक दिया गया है, इसमें 12 से जो 35 तक दिया गया है उसमें इन सभी चीजों की बातों का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल अधिकार के तहत। नीचे कारक और दूसरा कथन दिया गया है, तो पहले कथन पर बात करेंगे। कथन है कि नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। ए गलत है परंतु आर सही है। अब ए और आर में इससे क्या बातें कही गई हैं जो ए गलत और आर सही हो गया? ये कह रहा है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति किसी भी समय उसको उसके पद से नहीं हटा सकता, ठीक है। याद रखेंगे राष्ट्रपति उसको उसके पद से कभी भी नहीं हटा सकता। उसको नियुक्त तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, परंतु उसको हटाने का जो रीजन है वो संसद के द्वारा है, ठीक है। दोनों सदनों के संयुक्त समावेशन के आधार पर उसको हटाया जाएगा। तो आप याद रखेंगे नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, परंतु उसको हटाने की जो शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई, यानी लोकसभा और राज्यसभा को दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। सभी प्रश्न फैक्ट वाज हैं और सब के सब ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर ऐसे ही प्रश्न आपके आरओ यूपीपीसी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ये बिल्कुल फैक्ट कैसा है? सही अभी तक के हिसाब से। अगला अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। बताइए। तो याद रखेंगे बिल्कुल सही बात है, पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 263 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 315 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। दोस्त याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सभी के सभी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बार बार शब्द को देखेंगे, यहाँ पर एक शब्द दिया गया कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 संप्रदाय और संस्थापक दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आजीवक संप्रदाय की। तो आप सभी को पता है आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है वो मक्खली घोषाल है। ठीक है, कौन है? मक्खली घोषाल है। वहीं बात करेंगे यहाँ पर दूसरे वरकरी संप्रदाय की। तो वरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? नामदेव है। तीसरा धरकरी संप्रदाय, तो धरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामदास है। चौथा है रामावत संप्रदाय, तो यहाँ पर रामावत संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामानुज दिया है, यही दोस्तों गलत दे दिया है। ठीक है, रामावत संप्रदाय के जो संस्थापक रामानुज नहीं होंगे, यहाँ पर होना चाहिए रामानंद। ठीक है, क्या होना चाहिए? रामानंद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, रामानुज की जगह रामानंद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? फिर से प्रश्न पूछा गया कि फफूंद जनित रोग नहीं है, ये जीव विज्ञान का प्रश्न है। याद रखेंगे, जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए इनमें से जो फफूंद जनित रोग नहीं है उसका नाम है खफरा। ठीक है, खफरा। ठीक है, दमा फफूंद द्वारा होता है, एथलीट फुट फफूंद द्वारा, और गंजापन फफूंद द्वारा होता है। अब यहाँ पर जो खफरा बचा, ये खफरा एक तरीके से विषाणु वाला रोग है। कैसा? विषाणु जनित रोग है। तो ये आपको याद रखना है कि खफरा किससे होता है? ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1981 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, बात हो रही है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की। इसका उद्देश्य क्या था जिसका गठन 1981 में किया गया था? तो दोस्तों इसके उद्देश्य की तरफ बढ़े तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। क्या? जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में आज का हमारा 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पहला कथन है, भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। दूसरा, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। चौथा ऑप्शन है, मानवीय भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। अब बताएंगे जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही है। देखिए, पहला कथन बिल्कुल आपका सही है, दूसरा कथन भी लगभग पूरी तरीके से आपका सही है, और तीसरा कथन भी आपका सही है। तो इसी प्रकार 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सभी के सभी कथन आपके बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। ठीक है, सभी के सभी कथन आपके बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। तो ये आज की एक वीडियो थी जिसमें आज हमने 50 प्रश्नों को कवर किया है। कल एक अगला वीडियो मिल जाएगा आपको 50 प्रश्नों का, और अगला वीडियो आपको मिल जाएगा 50 प्रश्नों का। हालांकि लास्ट वाली वीडियो में आपको 40 प्रश्न ही मिलेंगे। देखिए, टोटल प्रश्नों की संख्या आप सभी को पता है जीएस में 140 होती है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो यानी एक प्रैक्टिस सेट के हम 3 लेक्चर लेंगे, प्रत्येक में 50 प्रश्न रखेंगे। अगर आप लोग ये कहेंगे कि एक ही वीडियो में 140 प्रश्न बना दीजिए तो हम वो भी बना देंगे। बशर्ते आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सपोर्ट करना होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। इसी प्रकार कंटिन्यू आरओ, यूपीपीएससी, एपीएस जैसे पदों के लिए हम कंटिन्यू सीरीज को चलाते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो कमेंट अवश्य कीजिए, आप सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इतने रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,